लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में हम सनातन ट्रैकर्स का सबको नमस्कार। हम लाने का प्रयास करते हैं हर कड़ी में एक अलग विषय जो जुड़ा होता है सनातन पर। आज का हमारा विषय था आरोप। जी हाँ, आरोप। सनातन पर प्रायः ये आरोप लगाया जाता है या ये कहा जा सकता है कि एक गलत धारणा है कि यह मात्र ज्ञान का पुलिंदा है, कथाओं की एक सूची है और सिद्धांतों की एक कड़ी है। हमारे काल विज्ञान और गणित रहस्य के पश्चात हमें यह पूर्ण विश्वास था कि सनातन इतना सीमित नहीं हो सकता। इसलिए हम निकल पड़े एक खोज में। यह खोज थी सत्य की खोज। हम जब भारत भ्रमण कर रहे थे तब हमें इस बात का अनुभव हुआ कि यहाँ पर हर राज्य और हर प्रांत जुड़ा हुआ है किसी न किसी ऋषि, महर्षि, सप्तऋषि या मनीषियों के इतिहास से, जो कि हमें अभी तक बताया नहीं गया। यह खोज बड़ी ही अजीब थी क्योंकि हमें इसमें खुद ही नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है, पर हमारा विश्वास दृढ़ था। इसलिए हम जा पहुँचे हिमाचल में एक जगह स्थित मलाना में। मलाना के बारे में यह कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक गणराज्य और संसदीय व्यवस्था में से एक है और यह शुरू होती है जमदग्नि ऋषि की कथा से। एक समय की बात है, जमदग्नि ऋषि ने शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने जमदग्नि ऋषि को अपना मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। जमदग्नि ऋषि ने उनसे एक ऐसी जगह मांगी प्रकृति की जो कि सौंदर्य से परिपूर्ण हो और बाहर के क्लेशों और कलहों से दूर हो। शिव प्रसन्न हुए और शिव ने उन्हें मलाना जाने को कहा। जब वे मलाना पहुँचे तो उनके साथ उनके 2 भाई भी लग लिए, लेकिन चूंकि ऋषि को स्वयं अकेले जाना था इसलिए उन्होंने किसी न किसी बहाने से अपने दोनों भाइयों को अलग अलग घाटियों में भेज दिया और खुद जा पहुँचे मलाना, जहाँ पर पहले से ही एक राक्षस का वर्चस्व था। युद्ध की इच्छा न रखते हुए जमदग्नि ऋषि ने अपने परम प्रतापी होने का प्रमाण दिया और राक्षस से ये संधि की कि न्याय व्यवस्था जमदग्नि ऋषि को दे दी जाए और उसमें जो कर्मचारी हैं वो राक्षस के ही हो सकते हैं। धीरे धीरे जमदग्नि ऋषि का वर्चस्व स्थापित हो गया और वे यहाँ के देवता बन गए। प्रांतीय भाषा में उनको जमलू ऋषि कहा जाता है या जामलू ऋषि कहा जाता है। वे यहाँ के देवता हैं और आप उनका मंदिर भी यहाँ देख सकते हैं जो कि लकड़ी का बना है। यहाँ की कारीगरी एकदम अलग है और इसमें ग्रीस की झलक मिलती है। जितना ही अलग यहाँ का इतिहास था उससे भी कहीं ज़्यादा अलग यहाँ का सौंदर्य था। कहा जाता है कि यहाँ पर एक डैम बनाया गया इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके चलते यहाँ की सुंदरता में कमी आई है। लेकिन हमने जो देखा वह पहले से ही इतना अनुपम था कि हम ये सोच में पड़ गए कि इसके पहले का मलाना कितना अधिक अनुपम और सुंदर रहा होगा। यहाँ पर आने पर हमें पता चला कि हम यहाँ के लिए किसी परग्रही से कम नहीं, जी हाँ, एलियंस जिसे कहते हैं, हम यहाँ के गांव के लिए वो हैं। हम ही नहीं, जितने भी यात्री आते हैं उन पर निगरानी रखी जाती है और उनको कुछ भी छूने की सख्त मनाही है। यहाँ तक कि उनका अगर कपड़ा भी कहीं छू जाता है तो उस पर जुर्माना लग जाता है। चमड़े के जूते इस गांव में बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाते, वह जूते आपके उतरवा लिए जाएंगे और यदि आपने मंदिर में कुछ छू दिया तो आपको शायद 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ की कानून व्यवस्था एकदम अलग है, जिसमें भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यहाँ पर जब हमने लोगों से पूछताछ की तो हमें पता चला कि इस गांव की आमदनी होती है कर से। लोगों को भूमि का कर देना पड़ता है, जितनी अधिक भूमि उतना अधिक कर।
साथ ही में जो लोग यहाँ पर भेड़े चराने आते हैं उनसे भी कर लिया जाता है। इसके साथ साथ जो यात्री यहाँ पर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं वह भी इस गांव के आमदनी का एक ज़रिया बनता है। यदि किसी यात्री को यहाँ भूख लगती है और उसने चिप्स मंगवाए हैं तो वह चिप्स टेबल पर फेंक दिए जाते हैं। यात्री वह चिप्स उठाता है और पैसे टेबल पर रख देता है। कुछ समय बाद वह पैसे उस टेबल से उठा लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पैसे लेन देन करते समय कोई यात्री किसी भी व्यक्ति को छू न ले। बीच में यहाँ पर कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले थे, किंतु अब यहाँ पर वह बंद कर दिए गए हैं। इसलिए यदि कोई भी यहाँ पर यात्रा करता है तो उसको इस बात का ध्यान देना होता है कि वह यहाँ दिन रहते ही निकल ले, क्योंकि यदि रात हो गई तो यहाँ पर रुकने की शायद कोई भी जगह ना मिले। यह घाटी हमारे लिए नहीं है और हम यहाँ पर एकदम नए हैं। जंगली जानवरों के साथ साथ हो सकता है यहाँ पर कुछ और भी खतरा बना रहे, क्योंकि यहाँ की मलाना क्रीम काफ़ी प्रसिद्ध है और जो कि एम्स्टर्डम में एक्सपोर्ट होती है और उसका अपना अलग ही किस्सा है। खैर, हमें सनातन में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए हमें यहाँ पर लोगों से इसके बारे में पूछताछ करनी थी। यहाँ का मुख्य त्यौहार होता है फागली, जो कि खेती से जुड़ा है। इसमें लोग रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं और एक अलग अंदाज से, जिसमें भारी लकड़ी को सब लोग मिलकर कंधे पे उठाते हैं और आगे लेते जाते हैं। यह त्यौहार यहाँ के लोगों का खास है। यहाँ पर जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको यह अनुभव होगा कि यह भारत भूमि नहीं, शायद कोई और जगह हो। हमारे मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि आखिर जमदग्नि ऋषि कौन थे। हमें यह पता चला कि जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में जमदग्नि ऋषि को सप्त ऋषि का दर्जा दिया गया है, किंतु वेदों के काल के पश्चात उनको सप्त ऋषि नहीं माना जाता। यह गुत्थी क्या थी, इसका शोध हम अपनी अगली कड़ी में करेंगे। अभी के लिए आप यह बोर्ड्स देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 1000 रुपये का जुर्माना है, और मंदिर में कुछ अगर आपने छू लिया तो शायद 3500 का जुर्माना है या 5000 का जुर्माना है। साथ ही में आपको सड़क के बीच में चलना होता है, क्योंकि अगर आपने दीवारों को भी छू दिया तो उसका भी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। यहाँ पर हमने अपने आप को लोगों की दृष्टि से देखने का प्रयास किया। हमने यहाँ पर फागली देखी और हमने लोगों से पूछा, तब हमें यह पता चला कि वह अपने आप को शुद्ध आर्यन मानते हैं और हमें वह मिक्स ब्रीड मानते हैं, यानी हम शुद्ध आर्यन नहीं। साथ ही में वह अपने आप को राजा अलक्षेंद्र का वंशज भी मानते हैं, जो कि ग्रीस के थे। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय संस्कृति और ग्रीस किस मुकाम पर जाकर इसका इतिहास जुड़ा होगा, क्योंकि यहाँ के लोग अपने आप को आर्यन मानते हैं और आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, भारतीय शब्द है, और साथ ही में ग्रीक का वंशज भी। तब हमारी नज़र एक पुस्तक पे गई जिसमें साफ लिखा था आर्यावर्ता अंतर्गत, यानी आर्य वर्त के अंतर्गत आते हैं हम, भारतवर्ष के, भारत खंड के लोग। पर हमें इस आर्य शब्द का ग्रीक से क्या नाता है, यह समझ नहीं आ रहा था। शोध करते समय हमारी नज़र पड़ी एक रिसर्च पेपर पर। वह रिसर्च पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग का था और उस रिसर्च पेपर में यह साफ लिखा था कि इंडो यूरोपियन भाषाओं का यदि एक परिवार माने तो संस्कृत उसमें से एक है, और यह प्रमाणित शोध का रिसर्च पेपर था जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग का था। संस्कृत यहाँ पर प्रोटो इंडो यूरोपियन यानी PIE भाषा के अंतर्गत
आए हुए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। वैसे संस्कृत यूरोप में कोई नई भाषा नहीं है। आपको जगह जगह वहाँ संस्कृत की पाठशाला या जिसे स्कूल्स बोले मिल जाएंगे। वहाँ पर बच्चों को बचपन से ही संस्कृत की ट्रेनिंग अनिवार्य है। वहाँ पर इतना ही नहीं, संस्कृत के बड़े बड़े कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि सेंट जॉन्स कॉलेज। किंतु भारत में आपको शायद ही संस्कृत के कोई पाठशाला मिले। भारत में आपको संस्कृत की शायद कोई पाठशाला ना मिले। क्षमा करिएगा, यहाँ का मौसम ठीक नहीं। यह अलग सी विडंबना थी, किंतु हमारी शोध कुछ और थी, इसलिए हम आगे चल दिए। आगे जाने पर हमें पता चला कि सिर्फ इंडो यूरोपियन ही नहीं, इंडो ईरानियन सभ्यता में भी, यानी एक समय रहा होगा जब भारत और ईरान में और यूरोप में भी संस्कृत का चलन रहा होगा। इसकी पुष्टि, इस हाइपोथेसिस की पुष्टि हार्वर्ड के कई शोधकर्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के कई प्रोफेसर्स ने की है। और हमने यह देखा कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो ईरानियन लैंग्वेज में संस्कृत भी एक भाषा है। यह तो बात थी यहाँ के सौंदर्य की। आप जैसा कि मानचित्र में भी देख सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं, इंडो ईरानियन समुदाय का वर्चस्व कहाँ से कहाँ तक था। यह तो बात थी यहाँ के सौंदर्य की, और यहाँ पर अलग क्या है उसकी, किंतु सनातन की दृष्टि से यह क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन गणराज्य है और सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ पर आपको पहली संसद भी मिल जाएगी। इसलिए अगली बार यदि आपको कोई बोले कि पहली संसद एथेंस में, या पहला लोकतंत्र आइसलैंड में, या पहला गणराज्य ग्रीस में है, तो आप मलाना के विषय में अवश्य सोचिएगा, यह सनातन का ही एक हिस्सा था। चूँकि ऋषि को अकेले जाना था,